about some fundamentals that fundamental concept that you need to understand before going into or before diving into the web development domain. Okay, so let's talk about some history of the web development. So the history of web development actually starts from CERN. आपने नाम सुना होगा, यूरोप में एक फिजिक्स की काफ़ी बड़ी लेबोरेटरी है. रिसेंटली आपने CERN के जो एक स्पेशल बोसॉन पार्टिकल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट के बारे में भी सुना होगा, है ना. दे हैव डन ए ट्रेमेंडस एक्सपेरिमेंट विद सम ईयर्स अगो. सो द सेम CERN, वहाँ पे जो ना एक टिम बर्नर ली नाम के पर्सन काम कर रहे थे. ही वाज डूइंग सम प्रोजेक्ट देयर एंड CERN के पास कुछ कंप्यूटर्स थे एंड उन कंप्यूटर्स में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर थी. ओके, सो टिम बर्नर ली जो है वो जो प्रोजेक्ट्स और रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि अलग अलग कंप्यूटर्स पर थी, ही वांटेड टू एक्सेस ऑल दोज इन्फॉर्मेशन, बट ही वाज फेसिंग डिफ़िकल्टीज. जो एग्जिस्टिंग उस समय टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर्स थे उसमें ये डिफ़िकल्टी आ रही थी कि अलग अलग मशीन पर जो इन्फॉर्मेशन और जो फाइल्स स्टोर्ड है, रिसर्च से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है स्टोर्ड है, ही वाज नॉट एबल टू कन्वीनियंटली एक्सेस दोज डॉक्यूमेंट्स. और ख़ास करके उसमें इन्फॉर्मेशन को सर्च करना, दैट वाज डिफ़िकल्ट. सो ही क्रिएटेड ए प्रोजेक्ट एंड उसको उन्होंने फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्रूवल के लिए आगे बढ़ाया. एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशनल हिंड्रेंस पार करने के बाद, अप्रूवल्स के बाद, he started a project. And in 1989 he came up with a you can say system. You can say it was an information system. Later it was known as World Wide Web. Okay, so this is the story behind the World Wide Web. ठीक है, वेब क्यों आया, इसके पीछे आपको उसके नॉलेज जो क्यों आया वो रीजन समझना बहुत ज़रूरी है ना. तो जो रीजन ये था कि इंटरनेट तो आपको मालूम है कि उससे पहले काफ़ी पहले आ चुका था और इंटरनेट का वाइडली यूज हो रहा था कई ऑर्गेनाइजेशन में. खास करके इंटरनेट का जो इनिशियल जो टाइम में यूज था वो रिसर्च में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा कर रहे थे. एट सम लेवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर ऑल्सो डूइंग यूजिंग इंटरनेट. ठीक है, तो वो मेल भेजना है, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, लेटर्स को सेंड करना एंड बाय सीक्रेटली ट्रांसमिशन करना. मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस वर आल्सो यूजिंग. तो इन एप्लीकेशंस में इंटरनेट का यूज़ हो रहा था. ओके, तो उसी दौरान जब चूँकि रिसर्च में भी यूज हो रहा था तो टिम बर्नर-ली के सामने जो चैलेंज आई वो थी कि डॉक्यूमेंट एक्सेस कैसे किया जाए. अलग अलग मशीन्स पर रिसर्च से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं तो उनको हम कन्वीनियंटली कैसे एक्सेस कर पाएँ. तो उसके लिए फिर ही केम अप विद एप्लीकेशन जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं. साथ में ही उन्होंने एक वेब ब्राउज़र भी डेवलप किया. सो दैट वाज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र एंड उसे 91 में उन्होंने पब्लिक किया एंड दिस वेब ब्राउज़र वाज नाउन एज www. ओके, एंड वर्ल्ड वाइड वेब को सिंपली शॉर्ट में वेब भी कहा जाता है. ओके, नाउ वर्ल्ड वाइड वेब क्या है एक्चुअली. सो यू कैन सी दैट इट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. वर्ल्ड वाइड वेब इज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम. Okay, so it is a system where you store your information in some organized way and then you conveniently access that information. Okay, ये काम डेटाबेस में भी कर सकते हैं बट डेटाबेस डजेंट सर्व दिस पर्पज कि डेटाबेस में जनरली हम एक प्रॉपर वे में डेटा स्टोर करते हैं जो कि आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है. बट मैनी टाइम यू ऑल्सो हैव अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, है ना. जो रिसर्च है उसमें रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, फाइल्स हैं, अलग अलग फाइल्स की फॉर्मेट्स हैं, तो हम उसे टेबल्स में ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते. ओके, तो डेटाबेस यहाँ यूज नहीं हो सकता, ध्यान रखना. ओके, डेटाबेस में भी आप इन्फॉर्मेशन रखते हो, टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रखते हो. उस समय RDBMS पॉपुलर थे काफ़ी, बट वो ये पर्पज सॉल्व नहीं कर सकते थे क्योंकि कई केसेस में मेजॉरिटी ऑफ डेटा आपका अनस्ट्रक्चर्ड था. अनस्ट्रक्चर मतलब एक खास स्ट्रक्चर में आप उसे कैटेगराइज नहीं कर सकते, रो एंड कॉलम्स टाइप में आप डिवाइड नहीं कर सकते डेटा को. तो ये टेक्स्ट और ये कहिए आप जनरली टेक्स्ट फॉर्म में डेटा था. ओके, समटाइम्स यू मे हैव टेक्स्ट फॉर्म में डेटा दैट इज इन टेक्स्ट फॉर्म, एक्सेल फॉर्म और एनी अदर काइंड ऑफ फॉर्म. ठीक है, उस समय आई डोंट नो कि एक्सेल उस समय अवेलेबल था कि नहीं, बट टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिक्स के फॉर्म में हो सकता है. तो वेराइटी ऑफ फॉर्म में डेटा अवेलेबल था. ओके, तो DBMS हालांकि उस फॉर्मेट को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करता है. दैट्स वाई
ही डेवलप्ड दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम उन्होंने बना लिया, इसके साथ उन्होंने एक टूल की ज़रूरत थी जिसकी मदद से आप ये जो डेटा है उसे एक्सेस कर पाएँ। सो ही डेवलप्ड ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर दैट वाज लेटर नाउन एज वेव ब्राउजर। ओके, सो वेव ब्राउजर का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी में, आप उसे फिर ब्राउज कर पाएँ। सो ब्राउज करने का मतलब है आप उससे डेटा को कन्वीनियंटली एक्सेस कर पाएँ। एक्सेस का मतलब यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज ए फाइल। फॉर एग्जांपल एक रिसर्च पब्लिकेशन स्टोर्ड है किसी कंप्यूटर में, सो यू शुड बी एबल टू सी दैट डॉक्यूमेंट। और एक टेक्स्ट फाइल है जिसे आप देख पाएँ, ठीक है। सो देख पाने के लिए ज़रूरी भी है कि आप पहले उस डॉक्यूमेंट को सर्च कर पाएँ। ओके, ना अब सर्च करने के लिए ज़रूरी होता है कि कन्वीनियंटली अगर आपको कई डॉक्यूमेंट को या डेटा को या किसी इमेज को सर्च करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करें। दैट मीन्स देयर शुड बी सम ऑर्गेनाइजेशन विद सम एड्रेस मैकेनिज्म। ओके, सो वर्ल्ड वाइड वेब में जो डेटा था उसे हम आइडेंटिफाई करते थे, उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करते थे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स की मदद से। सो एवरी डॉक्यूमेंट हैव ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दैट इज यूनिक फॉर ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। ओके, सो यूआरएल से आप लोग फेमिलियर हैं, डीएनएस में भी यूआरएल यूज होता था। तो डीएनएस में जो अवेलेबल यूआरएल था उसी यूआरएल को उन्होंने यूज किया। ही डिड नॉट डेवलप एनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूआरएल और एड्रेस मैकेनिज्म सिस्टम। डीएनएस में ही ऑलरेडी ये अवेलेबल था यूआरएल का कॉन्सेप्ट, तो ये उन्होंने उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया। सो यूआरएल से आप जानते हैं, यूआरएल से फेमिलियर हैं। यूआरएल में कुछ इस तरीके के फॉर्मेट होगी। सो यू विल हैव HTTPS और HTTP। सो दिस विल टेल यू कि हम किस प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि आप जब इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी में कहीं आपने डेटा रखा है तो उसे आप जब रिट्रीव कर रहे हैं तो उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए यू नीड ए प्रोटोकॉल। अच्छा, वन थिंग और एक मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपका www है वर्ल्ड वाइड वेब, इट वाज डेवलप्ड ऑन वाइल टेकिंग द आर्किटेक्चर ऑफ क्लाइंट सर्वर। ठीक है, सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बेस्ड सिस्टम था ये, जिसमें यू विल हैव ए रिसोर्स, यू विल हैव रिसोर्स दैट विल बी स्टोर्ड एट सम मशीन, जिसे हम सर्वर बोलते हैं। वी विल कम टू दैट आफ्टर शॉर्ट वाइल इन डिटेल। ओके, सो क्लाइंट सर्वर मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया, एंड जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर पर एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करके रखा गया। सो जनरली हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, और जब हम डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हमें उसके एक्सेस करने के लिए यूआरएल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो यूआरएल में आप देखेंगे दिस विल बी द होस्ट नेम, यूआरएल में आप सब लोग जानते हैं, एंड देन इसके आगे डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी के अंदर, फाइल फोल्डर्स के अंदर जो भी लोकेशन होगी विद डॉक्यूमेंट नेम विद एक्सटेंशन, एंड हियर यू विल स्पेसिफाई द प्रोटोकॉल, जिस प्रोटोकॉल के थ्रू आप एक्सेस करेंगे। सो जनरली आपका जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल को यूज करता है डॉक्यूमेंट रिट्रीवल के लिए। ठीक है, सो आपके यूआरएल में ज़्यादातर केस में आपको HTTPS या HTTP मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर www जो लिखा जाता है ये एक कन्वेंशन थी, हालांकि आपको मालूम है कि www लिखना कंपलसरी नहीं होता है, बट दैट वाज द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और दिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो www एक्चुअली ब्राउजर का नाम था और ये प्रोटोकॉल का भी नाम था। सो दैट्स वाई दिस प्रोटोकॉल नेम वाज यूज टू प्रीफिक्स विद द होस्ट नेम। ठीक है, सो होस्ट नेम के आगे हम www लगा देते हैं, हालांकि नेसेसरी नहीं है। ओके, नाउ इसके साथ साथ ये जो रिसोर्सेज थे, सो रिसोर्स का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो रिसोर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डॉक्यूमेंट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करके रखने का था। ओके, सो हाइपरलिंक जो है, हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट जो है ना टिम बर्नर्स-ली ने यूज किया, हालांकि ये कॉन्सेप्ट टिम बर्नर्स-ली लेके नहीं आए, हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट पहले से अवेलेबल था, बट ही यूज्ड दैट कॉन्सेप्ट टू ऑर्गेनाइज देयर रिसोर्सेज। सो चूँकि जब आप डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करते हैं तो समटाइम्स आप फॉर एग्जांपल जैसे आप एक टॉपिक आप स्टडी करना चाह रहे हैं, तो एक टॉपिक में स्टडी करते समय कुछ टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं या कुछ और डिफरेंट डोमेन से रिलेटेड टर्म्स आ जाती हैं, एंड समटाइम्स यू वांट टू हैव डिटेल मीनिंग ऑफ दैट के वो टर्म क्या है। ओके, तो उसके लिए क्या है कि अब उस टर्म को किसी और पेज पर डिस्क्राइब किया गया है, तो ऑब्वियसली ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डॉक्यूमेंट्स कनेक्टेड हैं। तो जो इंटरनेट कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स थे, जो इन डॉक्यूमेंट्स के बीच जो कनेक्शन है वो टिम बर्नर्स-ली ने हाइपरलिंक के थ्रू शो किया। सो दैट मीन्स यू विल हैव ए डॉक्यूमेंट, जैसे हम जनरली वेब पेज बोलते हैं www की टर्म में,
सो डब्ल्यू की टर्म में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं दे आर क्रिएटेड इन फॉर्म ऑफ वेब पेजेस. सो वेब पेजेस क्या होते हैं उसका भी हम आगे मीनिंग समझेंगे. आई एम नॉट गिविंग गोइंग टू गिव डेफिनेशन एट राइट नाउ. ओके. सो जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं they are stored in form of web pages. Okay. And those web pages that are having connection with each other, जिन वेब पेजेस में आपस में कनेक्शन है हम उन्हें हाइपरलिंक से शो करते हैं. सो हाइपरलिंक में क्या होता है कि यू हैव हिडन URL ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट जो कि इंटरलेटेड डॉक्यूमेंट है. सो फॉर एग्जांपल आपके वेब पेज में कहीं पर एक टेक्निकल टर्म आ रही है, लेट्स से कंप्यूटर नेटवर्क. ओके. तो कंप्यूटर नेटवर्क का डिस्क्रिप्शन किसी दूसरे वेब पेज पर है, तो आपने जो वेब पेज का URL उसके पीछे हाइड कर दिया कंप्यूटर नेटवर्क टर्म के पीछे. ओके. तो इस तरीके से यूजर्स और जो इंफॉर्मेशन एक्सेसर है दे कैन नेविगेट थ्रू द डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, यूजिंग द हाइपरलिंक. सो हाइपरलिंक अलाउज टू इंटरकनेक्ट द वेब पेजेस. एंड ऑल्सो नाउ वो वेब पेजेस सिंगल सर्वर पर भी हो सकते हैं या दे मे ऑल्सो बिलोंग टू अदर सर्वर एज वेल. Okay, so in WW now you can interconnect also multiple servers. So इस तरीके से एक धीरे धीरे जब WW पॉपुलर हुआ, बाहर आया, तो एक सर्वर के ही डॉक्यूमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं हुए, बल्कि जो अलग अलग सर्वर्स पर जो डॉक्यूमेंट्स है दे ऑल्सो बिकेम इंटरकनेक्टेड, है ना. नाउ ये जो आपका WW है इट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. Okay, so that means you now in World Wide Web you have multiple servers. Each server is hosting a set of documents that are interconnected. हर सर्वर के पास कई सारे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. एंड देन डिफरेंट सर्वर के डॉक्यूमेंट्स में भी आपस में इंटरकनेक्शन हो सकता है. सो वन डॉक्यूमेंट इन ए सर्वर मे बी रेफरिंग टू अदर डॉक्यूमेंट ऑन अदर सर्वर. ओके. And since these servers are distributed over the internet, पूरे इंटरनेट पर अलग अलग लोकेशंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो यू कैन थिंक ऑफ और यू कैन से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. क्योंकि जो पूरा अगर हम दुनिया भर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स या रिसोर्सेस हैं उनको हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि एक सर्वर पर रखे जा सकते थे, बट नाउ वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दोज डॉक्यूमेंट्स एट डिफरेंट सर्वर्स. And now any server can be accessed from anywhere using some client application. So your World Wide Web is a kind of distributed client server service that is implemented at the top of internet. Now I am saying that it is implemented at the top of internet because जो आपका World Wide Web है ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है. So it runs on application layer of the internet. Okay. So you can see this is the typical architecture of your World Wide Web. Now you can see that here this is a site A, this is a site B. So site A matlab it is a server, so it is one server that is hosting some documents. So this is the notation for document. So this server is hosting a set of documents. Similarly this server is also hosting a set of documents. These documents may be connected with each other or may not be connected with each other. Okay, so it depends on type of documents. Okay, now World Wide Web में चूँकि it is a kind of client server architecture and it is distributed, so आपके multiple servers हैं. Then इन सर्वर पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए you also have a number of clients. So with the help of these clients जो कि क्लाइंट मशीन पर रन कर रहे हैं. So client means a software actually. सो टिम बर्नर्स-ली डेवलप्ड ए सॉफ्टवेयर जिसे बाद में हम ब्राउज़र के नाम से जानते हैं, है ना. ब्राउज़र पर भी हम आएंगे कैसे काम करता है और उसके हिस्ट्री क्या है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्लाइंट जो कि आपके किसी क्लाइंट मशीन पर रन कर रहा है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्राउज़र एक्चुअली. सो विद द हेल्प ऑफ ए ब्राउज़र यू सेंड ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर. तो आपको सपोज यू नीड सम डॉक्यूमेंट दैट इज स्टोर्ड एट सम सर्वर ए. सो आपने क्या किया, क्लाइंट मशीन से यूजिंग क्लाइंट एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट सर्वर ए के पास भेज दी. और नाउ आपको ये भी मालूम है कि ये जो रिक्वेस्ट है डॉक्यूमेंट की वो दो प्रोटोकॉल्स के थ्रू होती है. या तो आप HTTP प्रोटोकॉल यूज करेंगे या HTTPS प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे. ओके, सो HTTP सिक्योर वर्जन है, HTTPS
HTTP का। सो उस पर आपने कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी टॉप पर बिल्ड कर दिए HTTP के। ओके, समटाइम्स यू कैन ऑल्सो यूज FTP एज वेल। ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल आपका HTTP है, ध्यान रखना है लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब में। सो क्लाइंट आपका जो है HTTP प्रोटोकॉल को यूज करके एक रिक्वेस्ट भेजेगा। तो HTTP प्रोटोकॉल में आपको मालूम है 2 ही सिंपल टाइप के मैसेज हैं, एक रिक्वेस्ट मैसेज होता है, एक रिस्पॉन्स मैसेज होता है। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने पिछले जो कोर्स है कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें आप HTTP प्रोटोकॉल पढ़ चुके हैं। ओके, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप रिवाइज कर लें HTTP प्रोटोकॉल को। आई विल नॉट डिस्कस द HTTP प्रोटोकॉल हियर। ओके, नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आपने रिसेंटली पिछले ही सेमेस्टर में आपने पढ़ा है। और अगर आपको फिर भी आप भूल गए हैं तो लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पर मेरे चैनल में, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। बट आपको वो पढ़ लेना है HTTP प्रोटोकॉल। HTTPS प्रोटोकॉल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि HTTP जानते हैं आप, तो HTTPS में थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट, क्रिप्टोग्राफिक कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना होंगे और फिर वो हो जाएगा। ठीक है, सो आपने कुछ क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स की एक लेयर ऐड कर दी HTTP के ऊपर, तो वो हम आपके या जो 3rd या 4th यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे वो चीज़ें। ठीक है, तो अभी HTTPS डिस्कस करने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप ये कर लीजिएगा। ठीक है, सो क्लाइंट आपका HTTP रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है और सर्वर क्या करता है, अगर वो रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो सर्वर वो डॉक्यूमेंट क्लाइंट को डिलीवर कर देता है। एंड नाउ ये जो डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखना, ये एक डिफरेंट काइंड की फॉर्मेट में है। दिस डॉक्यूमेंट इज इन ए डिफरेंट फॉर्म। सो ये डॉक्यूमेंट इसे हम वेब पेज बोलते हैं। देखेंगे, वी विल सी दैट कि इसकी फॉर्मेट क्या है। ओके, जब हम HTML पर आएंगे। एंड ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्लाइंट के पास आया। क्लाइंट के पास जो एप्लीकेशन है जिसे हम ब्राउजर बोलते हैं, वो ब्राउजर क्या करता है, इस डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेट है उसको अंडरस्टैंड करता है और फिर आपके लिए उसको इंटरप्रेट करके एक पेज के फॉर्म में आपको शो करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हमने ये जो वेब पेजेस हैं इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने एक अलग फॉर्मेट क्यों बनाई। तो अभी मैं इसका सिंपल आंसर ये दे देता हूँ कि चूंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं अक्रॉस डिफरेंट मशीन्स स्टोर होंगे और डिफरेंट टाइप की मशीन्स पर इनको एक्सेस किया जाएगा। सो इट इज़ ऑलवेज ए बेटर आइडिया और इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए कॉमन फॉर्मेट। ओके, क्योंकि कोई मशीन जो है ना किसी आर्किटेक्चर पर बनी हुई है, कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रही है, तो आप अलग अलग जो उनकी इनहेरेंट फॉर्मेट है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ मशीन जैसे डॉकएक्स फॉर्मेट को समझते हैं, कुछ मशीन हो सकता है नहीं समझती हो। कई फॉर्मेट जो है ना, फाइल फॉर्मेट एक मशीन पर काम करती है, दूसरी मशीन पर काम नहीं करती, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, प्लेटफॉर्म अलग है। ओके, सो वी रिक्वायर ए कॉमन फॉर्मेट जो सारी मशीन्स अक्रॉस इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म अंडरस्टूड करते हैं। तो दैट्स वाई ए कॉमन फॉर्मेट वाई डेवलप्ड, जिसे हम वेब पेज के नाम से जानते हैं या HTML पेज के नाम से भी आप जानते हैं, है ना। तो वो उस पर हम डिटेल में बाद में आएंगे। सो ये जो वेब पेज है ये एक कॉमन फॉर्मेट में होता है जिसे सारे ब्राउजर अंडरस्टैंड करते हैं। सो इट इज़ डिजाइंड इन सम लैंग्वेज और उस लैंग्वेज को सारे ब्राउजर अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसको यूजर के लिए इंटरप्रेट करके एक फॉर्मेट में डिस्प्ले करते हैं। ओके ओके, सो ये जो वेब पेज है इट इज अगेन रिटर्न यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। सो HTTP प्रोटोकॉल मतलब HTTP रिस्पॉन्स मैसेज के थ्रू HTTP सर्वर जो है क्लाइंट को रिटर्न कर देता है। आपको ये भी मालूम है कि HTTP प्रोटोकॉल जो है स्टेटलेस होता है, दैट समटाइम्स सम ब्राउजर नीड्स दैट स्टेट इन्फॉर्मेशन शुड बी मेंटेन, तो उसके लिए कुकीज का भी कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। वी विल कम टू दैट पॉइंट लेटर। ओके, सो दिस इज हाउ योर वर्ल्ड वाइड वेब वर्क्स। Okay, so there are multiple servers, there are multiple clients, any client can contact to any server and it can request a document from the document from the server using HTTP protocol, and server also responds with HTTP response message, and अगर वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो वो रिस्पॉन्स मैसेज में उस डॉक्यूमेंट को रख करके क्लाइंट को डिलीवर कर देता है। एंड क्लाइंट साइड पर जो डॉक्यूमेंट आता है तो ब्राउजर जो है उसको इंटरप्रेट करके यूजर को डिस्प्ले कर देता है। Okay, so this is how your World Wide Web works. I hope आपको समझ में आया होगा। अगर still if you have any query you can ask. Any query or doubt? अभी तक के लिए आगे की चीज़ें मत पूछिएगा, नहीं आप HTML पूछने लग जाएं या कुछ और पूछने लग जाएं।
नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि आपके जो वर्ल्ड वाइड वेब आर्किटेक्चर उसमें कौन कौन सी एंटिटीज हैं। यू हैव क्लाइंट, यू हैव सर्वर, यू हैव रिक्वेस्ट मैसेज, रिस्पॉन्स मैसेज, दैट मीन HTTP प्रोटोकॉल। सो HTTP प्रोटोकॉल की अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, ये भी मालूम है HTTP प्रोटोकॉल TCP यूज करता है ना, पोर्ट नंबर 80 इस्तेमाल करता है। यू नो ऑल दीज थिंग्स। सो देन क्लाइंट है तो क्लाइंट ब्राउजर रन कर रहा है, सर्वर पर एक और सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है जिसे हम सर्वर बोलते हैं। सो अब हम एक एक करके उनके बारे में जानेंगे। ओके, सो जो नेक्स्ट एलिमेंट है जिसके बारे में आपको जानना है, दैट इज क्लाइंट, वेब क्लाइंट। वर्ल्ड वाइड वेब में कौन सा क्लाइंट एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। सो वर्ल्ड वाइड वेब में जो आप क्लाइंट एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो दैट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब को एक्चुअली शॉर्ट में हम वेव बोलते हैं, वेव, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर है, वेव मीन्स होता है जो स्पाइडर जो जाल बनाता है उसी टाइप का। तो आपका जो वर्ल्ड वाइड वेब साइट्स का जो कनेक्शन है एक तरीके से उन्हीं के जाल जैसा कुछ है। सो दैट्स वाई उससे सिमिलरिटी कुछ कुछ मिलती है, तो हमने इसलिए उसे वेव बोला जाता है। ठीक है, और जो वेव को आप नेविगेट कर सकते हो, उसमें एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर मूव कर सकते हो। सो चूंकि आप ब्राउज कर रहे हो, दैट्स वाई दिस एप्लीकेशन इज नाउन एज वेव ब्राउजर। ठीक है, सो सिंपल टर्म में कई बार हम इसे सिंपली ब्राउजर भी बोलते हैं। ओके, सो वेब ब्राउजर टेक्निकली करेक्ट नेम है, लेकिन अब जो कॉमन नेम हो गया है वो ब्राउजर हो गया है। ठीक है, सो इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप क्या करते हो, वर्ल्ड वाइड वेब में जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो। सो व्हेन ए यूजर रिक्वेस्ट ए वेब पेज फ्रॉम ए वेबसाइट, इट रिट्रीव्स द नेसेसरी कंटेंट फ्रॉम वेब सर्वर। सो आप वेब ब्राउजर का काम यूज किस लिए करते हैं, आपके सपोज यू वांट टू गेट सम डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए साइट, तो आप क्या करते हैं, आप वेब ब्राउजर में जो URL टैब है या जो एड्रेस बार है उसमें आप क्या करते हैं, URL एंटर कर देते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपको एक्सेस करना है उसका URL आप एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं, एंड देन वेब ब्राउजर आपके लिए उस URL से जिस सर्वर पर वो URL है पहले वो उस सर्वर को कांटेक्ट करता है, दैट मीन्स एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है उस डॉक्यूमेंट के लिए, और जब उस सर्वर से वो डॉक्यूमेंट डिलीवर हो जाता है तो फिर वो जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको डिस्प्ले करता है। ओके, सो किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, किस तरीके से डिस्प्ले करना है, वो उस डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन इनबिल्ट है, और फिर वो उसी पेज को रेंडर करके एज पर योर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखते हुए और आपके प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए वो जो वेब पेज है उसको इंटरप्रेट करके आपको एक फॉर्मेट में, एक प्रॉपर वे में डिस्प्ले करता है। ओके, सो दिस इज हाउ योर ब्राउजर वर्क्स। लेट मी रिपीट अगेन, ब्राउजर का काम क्या है, जो रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट है वो आप जब आप उसको, आपका काम सिर्फ इतना है कि आप उस रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट का URL जो है वेब ब्राउजर को दे देंगे। कैसे आप URL देते हैं आपने देखा होगा, आप सब लोग ब्राउजर यूज करते हैं, एड्रेस बार में आप डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको CUSB का होम पेज रिक्वायर्ड है तो आप लिखते हैं www.cusb.ac.in, है ना। होम पेज के लिए आपको पेज का नाम नहीं देना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली होम पेज आ जाता है। अगर आपको किसी और पेज का नेम और दूसरा कोई और पेज देखना है तो सीधा सीधा या तो उसका URL दे दीजिए, या पहले आप क्या करते हैं, जनरली आप क्या करते हैं, कन्वीनियंटली होम पेज पर जाते हैं और फिर होम पेज से आप नेविगेट करके सारे पेजेस को देख सकते हो। लेकिन यू ऑल्सो नो दैट कि आपको अगर किसी पेज पर डायरेक्टली जाना है तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, है ना। नाउ एक चीज़ और है कि कई बार क्या होता है जब आप एक URL प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो URL एक डॉक्यूमेंट को पॉइंट कर रहा है या वो उस डॉक्यूमेंट का यूनिक एड्रेस है। नाउ समटाइम्स इट मे बी द केस दैट कि वो डॉक्यूमेंट सर्वर के पास अवेलेबल ना हो, देन सर्वर मे सेंड सम एरर मैसेज टू योर क्लाइंट एप्लीकेशन, दैट मीन्स ब्राउजर। सो ब्राउजर उस केस में जो भी एरर है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करता है। ओके, तो जब डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो वो आपको डॉक्यूमेंट शो करेगा। अगर डॉक्यूमेंट्स किसी वजह से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, देन प्रॉपर एरर मैसेज के साथ वेब ब्राउजर आपको एक वेब पेज बनाता है, उसमें एरर मैसेज डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट ऑल ब्राउजर्स डू दैट। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द टिपिकल आर्किटेक्चर ऑफ ए वेब ब्राउजर। So web browser have these components. First is user interface, then you have browser engine,
then you have rendering engine, then data persistence, networking, JavaScript interpreter, XML parser, display backend. ओके, सो ये कॉमन कंपोनेंट्स हैं, मिनिमम कंपोनेंट्स है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं. सो लेट्स सी दीज कंपोनेंट्स वन बाय वन. सो सबसे पहले तो कंपोनेंट है आपका यूजर इंटरफेस. एवरी ब्राउजर हैव इट्स ओन इंटरफेस. तो आपने देखा होगा मोजिला का अपना इंटरफेस होता है. देन अनदर ब्राउजर गूगल क्रोम है, तो उसका अपना एक इंटरफेस है. इंटरफेस मीन्स the structure or the mechanism of showing its interface, that means showing its window कि ब्राउज़र कैसा दिखेगा, उसके कौन सा टैब कहाँ होगा, कौन कौन से मीनूज होंगे, मीनूज के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, देन जो विंडो एरिया है वो कैसा होगा, है ना, वो कैसा दिखेगा, एंड देन टाइटल बार कैसा होगा, उसकी कलरिंग क्या होगी, स्टेटस बार कैसा होगा, स्क्रॉल बटन के कैसा दिखेगा, ऑल दैट. सो ब्राउजर्स हैव देयर ओन इंटरफेस. तो अलग अलग ब्राउजर अपने अपने इंटरफेस को यूज करते हुए वर्क करते हैं. सो एवरी ब्राउजर हैव इट्स ओन इंटरफेस. नाउ लेट्स सी व्हाट आर अदर थिंग्स. सो सेकंड जो कंपोनेंट है ब्राउजर इंजन. सो ये एक कंपोनेंट है जो क्या करता है, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप जो रेंडरिंग इंजन है उसको क्वेरी आप करते हैं. रेंडरिंग इंजन का मतलब है ये एक मॉड्यूल है जो कि क्या करता है, आपके पेजेस को विद द एसोसिएटेड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करता है. ठीक है. सो ये जो ब्राउजर इंजन है ये एक्चुअली ब्राउजर का इंटरनल पार्ट है. एंड ब्राउजर इंजन क्या करता है, आपका जो रेंडरिंग इंजन है इसको मैनिपुलेट करता है. सो दैट मीन्स आप रेंडरिंग इंजन से कम्युनिकेट कर पाए कि पर्टिकुलर वेब पेज है, ये इसके साथ इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, ऑल दैट. ठीक है. दैट मीन और वेब पेज के साथ इस वेब पेज को इंटरप्रेट करने के लिए कौन सा जो है ना कौन सी लैंग्वेज यूज करना है इसको डिस्प्ले करने के लिए, ऑल दैट, इस तरीके से. सो दिस इज द इंटरनल मॉड्यूल जो कि आपस में दोनों मिलकर के आपके HTML को डिस्प्ले करने में हेल्प करते हैं. ओके. देन है रेंडरिंग इंजन. सो रेंडरिंग इंजन का काम एक्चुअली क्या है, एक्चुअली वेब पेज को इंटरप्रेट करना. ओके. सो ये क्या करता है, वेब पेज को पार्ज करता है. तो पार्जिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस दैट इज रिलेटेड टू कंपाइलेशन ऑफ द वेब पेज. ठीक है. सो पार्जिंग में पहले वो ये चेक करता है आपका रेंडरिंग इंजन कि जो वेब पेज है जिस फॉर्मेट में लिखा गया है, लेट्स से वेब पेज इन रिटन इन PHP, तो PHP की सिंटेक्स के अकॉर्डिंग है कि एवरीथिंग है या नहीं है. अगर वो HTML में है तो एवरीथिंग इज जो भी अगर HTML कंपोनेंट उसमें अवेलेबल है तो HTML के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ऑल दैट. सिमिलरली जो स्टाइलिंग है वो उसको भी रीड करता है. एंड जब ये इन्फॉर्मेशन की पूरी सिंटेक्स चेक हो जाती है, दैट इज पार्जिंग सक्सेसफुली डन हो जाती है. एंड देन जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो HTML आपको बताएगा कि इस पेज को कैसे डिस्प्ले करना है, या PHP आपको बता रही है इस पेज को कैसे डिस्प्ले करना है या कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं. एंड CSS बता रहे हैं कि इस पेज को कैसे डेकोरेट करना है, व्हाट इज द डेकोरेशन का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. तो ये सब इन्फॉर्मेशन को वो इंटरप्रेट करने के बाद आपको वेब पेज डिस्प्ले करता है. ओके. देन देयर इज वन मोर मॉड्यूल, डिस्प्ले बैकएंड. इसका काम क्या होता है, ये जो ड्राइंग और विंडोइंग से रिलेटेड जो प्रिमिटिव्स हैं ये वो ऑफर करता है आपको कि फॉन्ट से रिलेटेड काम आपका डिस्प्ले एजेंट ही करेगा कि कौन सा फॉन्ट है, कैसे फॉन्ट अवेलेबल जो फॉन्ट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना और फिर उस फॉन्ट्स की लुक लेकर के आना. देन विजेट्स को शो करना, उनको क्रिएट करना. देन विंडोज़ को डिस्प्ले करना. सो जनरली ये जो इंटरफेस है ब्राउजर्स ज़्यादातर केस में ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस को ही बोरो करते हैं या उसी से लेकर के चलते हैं. तो आपने समटाइम्स आपने कभी कभी नोटिस भी किया होगा, ज़्यादातर केस में हालांकि ब्राउजर इंडिपेंडेंट होते हैं मशीन से, कोशिश की जाती है कि ब्राउजर मशीन से इंडिपेंडेंट हो, बट स्टिल जो ब्राउजर्स हैं वो जो डॉक्यूमेंट्स आपका शो करते हैं, जो डिस्प्ले करते हैं जिस तरीके से, वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में वेरी कर जाता है. ओके. तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्राउजर जो डिस्प्ले कर रहा है या डिस्प्ले जो सिस्टम है वो एक्चुअली काफ़ी चीज़ें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से ही बोरो करता है. ओके. सो दिस इज बिकॉज दिस डिस्प्ले इंजन इज देयर दैट जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जो विंडोइंग फंक्शनैलिटी है उसी को एक्सेस करके उसको यूज करता है. सो दैट्स वाई सेम ब्राउजर एक मशीन पर कुछ दूसरे तरीके से दिखेगा, दूसरी मशीन पर थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिखेगा. सो मशीन से मतलब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम से है. So same browser Google Chrome may look like somewhat different at Windows and Linux.
ठीक है। समवट, आई एम नॉट सेइंग कि आप ज़्यादातर केस में आप देखेंगे कि उनको इस तरीके से बनाया गया कि वो दे लुक ऑलमोस्ट सेम, बट कंप्लीटली सेम नहीं होते हैं। तो इसलिए मशीन पर आप देखेंगे कई बार CSS के जो लोग नॉलेज वाले होंगे, जिनको CSS की अच्छी नॉलेज है, वो लोग जानते होंगे कि जो CSS का इंटरप्रिटेशन है, जो CSS आपने प्रोवाइड की है, CSS क्या करता है, आपके जो वेब पेज है उसे डेकोरेट कैसे करना है। तो एक तरीके से डेकोरेशन से रिलेटेड प्रोग्रामिंग आपको करना होती है। तो प्लेटफॉर्म बदलने पर CSS किस तरीके से डिस्प्ले होगा वो भी इंफॉर्मेशन भी चेंज हो जाती है। तो सेम पेज अलग अलग मशीन पर थोड़ा अलग अलग दिखाई देता है। तो ये CSS में बड़ी चैलेंज होती है, CSS में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए, कि आपकी वेबसाइट अक्रॉस द प्लेटफॉर्म प्रॉपरली काम करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जब वेबसाइट बनाते हैं तो इसलिए आपने देखा हो कई वेबसाइट में रिकमेंडेशन आती है, दिस वेबसाइट विल बी बेस्ट व्यू इन, कोई कहेगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज में अच्छी दिखेगी, बेस्ट व्यू जो है ना एज में मिलेगा आपको, कोई कहेगा कि आपको लेट से फायरफॉक्स में मिलेगा, कोई मे बी इट सम वेबसाइट मे बी सेइंग दिस वेब पेज विल बी बेस्ट विजिबल इन गूगल क्रोम एंड अबव दिस वर्जन भी आपको बोलेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ब्राउजर कंप्लीटली प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो जो डिस्प्ले सिस्टम्स हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अवेलेबल है उन्हीं को वो इंपोर्ट कर रहा है एट सम लेवल, कंप्लीटली नहीं बट एट सम लेवल। ओके, देन जो नेक्स्ट मॉड्यूल है जो आपने देखा, डेटा परसिस्टेंट। सो डेटा परसिस्टेंट का काम क्या है? डेटा परसिस्टेंट का मतलब है कि जब आप एक ब्राउज़र यूज करते हैं तो ब्राउज़र बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, ब्राउज़र को भी यूजर्स के एक्सेस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना पड़ती है। ओके, कैश करना पड़ती है, सो दैट यूजर का जो एक्सपीरियंस है दैट विल बी वेरी गुड। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए ब्राउजर्स मेंटेन्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द लोकल मशीन और एट द मशीन ऑफ द यूजर। ठीक है, सो वो कई सारा डेटा स्टोर करते हैं, जिसमें आपका कुकीज है, सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपके बुकमार्क्स हैं, देन समटाइम्स वो इमेजेस और URLs को भी कैश करके रखता है जो आपने रिसेंटली यूज किया, आपकी हिस्ट्री मेंटेन करता है। सो ऑल दीज इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड एट योर मशीन। सो जो डेटा परसिस्टेंट सब सिस्टम है ये इस इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि कई आपकी हिस्ट्री को एक लिमिट तक ही रखा जाता है, उसके आगे की हिस्ट्री को डिलीट कर दिया, तो दैट इज डन एज पर योर सेटिंग्स, है ना। बट एवरी ब्राउजर मेंटेन्स सम लोकल इंफॉर्मेशन सो दैट यूजर एक्सपीरियंस जो है ऑप्टिमाइज किया जा सके। ठीक है, सो दिस मॉड्यूल हैंडल दिस थिंग। सो दिस आर्किटेक्चर इज एक्चुअली ए टिपिकल आर्किटेक्चर। आई एम नॉट सेइंग कि ये किसी क्रोम का आर्किटेक्चर है या किसी का है। सो आई हैव टेकन दिस आर्किटेक्चर फ्रॉम दिस पेपर. I have given reference there, so you can see that the detail of this architecture in that paper. So it is a typical architecture जो कि ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ ब्राउजर्स में कॉमन है। इसके बाद बाकी ये नेटवर्किंग रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं ब्राउजर में। ठीक है, क्योंकि आपको ब्राउजर को अल्टीमेटली इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, तो नेटवर्क सेटिंग्स और इस सब के लिए भी आपको नेटवर्किंग कंपोनेंट्स रखना पड़ेगा। DNS को कॉल करना है ब्राउजर को, है ना। सो नेटवर्किंग मॉड्यूल शुड बी देयर, देन जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर विल बी देयर, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही इंटरप्रेटर शो किए गए हैं, है ना। बट एवरी ब्राउजर अंडरस्टैंड्स जावास्क्रिप्ट, देन दे अंडरस्टैंड HTML, ब्राउजर अंडरस्टैंड PHP। सो करस्पॉन्डिंग उनके पार्जर भी इसके मॉड्यूल होंगे। ठीक है, यहाँ पर दो ही दिखाए गए, XML पार्जर, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर, बट अदर इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर्स विल ऑल्सो बी देयर, क्योंकि एवरी ब्राउजर अंडरस्टैंड्स PHP, तो PHP का भी ऑब्वियसली इन कंपाइलर होगा, है ना। सो अदर मॉड्यूल्स विल बी देयर, बट मिनिमम मॉड्यूल शो किए गए हैं यहाँ। सो एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नहीं, चलिए। सो अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स पर जो आपके क्लाइंट हैं, वेब क्लाइंट। सो आप सब लोग जानते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ ब्राउजर्स आर अवेलेबल। सो सबसे पहला ब्राउजर जो है ना टिम बर्नर्स-ली लेके आए थे, www। लेकिन ये जो ब्राउजर था इसका यूजर इंटरफेस नहीं था, एक ब्लैंक स्क्रीन होती थी, उस पर आप कमांड प्रॉम्प्ट के तरीके से आप वेब पेजेस को एक्सेस करते थे और फिर वेब पेज उसी तरीके से टेक्स्ट फॉर्म में डिस्प्ले होता था। तो एक सिंपल वेब ब्राउजर था जो कि बहुत अच्छा इंटरफेस नहीं होता था। लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि सबसे पहला जो ब्राउजर आया था वो था नेटस्केप नेविगेटर,
है ना। सो दैट वाज द फर्स्ट ब्राउज़र जो जिसमें एक यूज़र इंटरफेस यूज़ किया गया था, और उसके बाद बहुत सारे ब्राउज़र्स मार्केट में आए, और करेंटली लॉट ऑफ ब्राउज़र्स आर देयर इन द मार्केट। ओके, सो ये एक सर्वे है, दैट सर्वे इज डन बाय statcounter.com. So I have taken the this figure from there, and this survey is done in 19 in November 2020, so last year का है। So this survey shows the market share, कौन से ब्राउज़र का कितना मार्केट शेयर है। सो आप देखेंगे कि गूगल क्रोम जो ब्राउज़र है ये आई थिंक 2008 में आया था, और इसके बाद से इसने नहीं 2008 नहीं, शायद 11 या 8 में आया था, आई एम नॉट श्योर, आप देख लीजिएगा डेट किस ईयर में आया था। तो ये सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर किया हुआ है। सो इट इज़ दिस ब्राउज़र इज डेवलप्ड बाय गूगल, एंड इट हैव अप्रॉक्सीमेटली 63% market share. Then Safari is also there, Firefox is also there, Samsung is also having its own browser. Edge is a browser जो कि आप जानते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही एडवांस वर्जन है, जो कि आपके विंडोज़ में इनबिल्ट आता है। इसमें ज़्यादातर ब्राउज़र्स आपके फ्री हैं, जो दैन ओपेरा ब्राउज़र इज़ देयर, सो सफारी इज ऑल्सो देयर, then Android platform is also having its own browser, and there are other browsers also, जिसमें से you can see that dominating जो browser है वो Google Chrome है। ठीक है, any question till now, till then? अच्छा, ये याद रखना है आपको, ये जो मैंने आर्किटेक्चर डिस्कस किया ये किसी ब्राउज़र का नहीं है, डिफरेंट ब्राउज़र्स हैव देयर ओन आर्किटेक्चर। तो आप अगर इनके ब्राउज़र्स के आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड हैं तो आप करस्पॉन्डिंग जो कंपनी है उनका डॉक्यूमेंटेशन है अवेलेबल, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं आर्किटेक्चर। ओके, सो ये तो हो गया आपके एक कंपोनेंट के बारे में बात, लेकिन अगला कंपोनेंट जो है जो कि आपके डॉक्यूमेंट होस्ट करता है, जो आपका वेबसाइट है, जो साइट है, यहाँ पर भी यू नीड एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे हम बोलते हैं वेब सर्वर। ठीक है, सो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको क्लाइंट मशीन पर रिक्वायर्ड था जिसे हम वेब ब्राउज़र बोलते हैं या ब्राउज़र बोलते हैं। सिमिलरली यू ऑल्सो नीड एन एप्लीकेशन दैट विल हैंडल योर डॉक्यूमेंट, दैट विल स्टोर योर डॉक्यूमेंट्स, एंड इट विल ऑल्सो सर्व द रिक्वेस्ट sent by the client. So that application is known as web server. ठीक है, so web server क्या है? So web server is a software and underlying hardware that accept request by HTTP और HTTPS. So web server का एक काम क्या है कि सबसे पहली चीज़, वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। ओके, ऑब्वियसली जब आप एक वेब सर्वर बनाते हैं, सो यू रिक्वायर हार्डवेयर एंड देन ए सॉफ्टवेयर ऑन टॉप ऑफ दैट। सो ये जो सॉफ्टवेयर होगा, दैट सॉफ्टवेयर टेक्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट्स आइदर यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल और HTTPS। HTTP प्रोटोकॉल आप लोग जानते हैं सिक्योर नहीं होता है, HTTPS सिक्योर है। सो कई सर्वर जो सिक्योर कम्युनिकेशन करते हैं, जस्ट लाइक बैंकिंग सर्वर है, तो जनरली वो HTTPS सर्वर होता है। दैट मीन्स दैट कम्युनिकेट विद यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। सो जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैसेज होगा वो HTTP प्रोटोकॉल की मदद से शेयर होगा। लेकिन जो सर्वर जनरली कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल या फाइनेंशियल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मेंटेन कर रहा, इंपॉर्टेंट तो हो सकती है बट ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है, तो वो HTTP पर ही काम करते हैं। लेट्स से आपकी यूनिवर्सिटी का सर्वर जो कि बिना HTTPS के काम करता है, सो दैट सर्वर कम्युनिकेट्स यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। सो देर आर सम, हालांकि जो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर्स हैं वो दोनों फैसिलिटीज़ सपोर्ट करते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस टाइप का सर्वर बनाना चाहते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन कि HTTP अलाउ करना चाहते हैं, केवल HTTP सपोर्ट करेंगे आप, या HTTPS केवल सपोर्ट करेंगे, या दोनों सपोर्ट करेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्पज कि आप किस पर्पज के लिए वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो वेब सर्वर का काम क्या होता है? सिंपल है, इट टेक्स रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट एंड देन सर्व्स इट्स रिक्वेस्ट। सो अगर क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी है जिसमें क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग सम डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सर्वर, सो सर्वर विल लुक इनटू दैट रिक्वेस्ट और फिर देखेगा कि जो रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट है वो सर्वर के पास अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल है देन वो एक HTTP रिस्पॉन्स पैकेट बनाएगा या HTTPS रिस्पॉन्स पैकेट बनाएगा, उसमें वो डॉक्यूमेंट को एनवलप करेगा, रखेगा,
एंड देन एक HTTP रिस्पॉन्स मैसेज बना करके क्लाइंट को सर्व कर देगा। वन थिंग, अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है देन एक प्रॉपर एरर मैसेज देगा जिसके थ्रू जिससे वो इंडिकेट करेगा कि डॉक्यूमेंट किस वजह से अवेलेबल नहीं हो पाया, क्या डॉक्यूमेंट नहीं था, कहीं पर मूव कर गया, या आपको प्रिविलेज नहीं है उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने की, ऑल दैट। तो वैरायटी ऑफ रीजन हो सकते हैं, तो जो भी रीजन होगा उसके करस्पॉन्डिंग वो एक एरर मैसेज के थ्रू आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, नाउ सर्वर का काम जनरली क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स को होस्ट करना होता है, दैट मीन्स इट होस्ट वेराइटीज ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके पास ये कई सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखता है, बट सम टाइम इट कैन ऑल्सो स्टोर रिसोर्सेस दैट आर सेंट बाय द ब्राउजर, दैट मीन्स यूजर एजेंट। जो ब्राउजर है कई बार हम उसे यूजर एजेंट भी बोलते हैं। तो यूजर एजेंट अगर कोई डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा है तो सर्वर उन्हें भी एक्सेप्ट करता है। ये कम होता है, हालांकि ये काम नॉर्मल यूजर नहीं करता है। जनरली वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर है, वो रिमोट लोकेशन पर सर्वर है आपका, तो आपको कई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप अपलोड अलाउ नहीं करते हैं तो नहीं कर पाएगा। ओके, सो जनरली आप एक लिमिटेड लोगों को ही ये परमिशन देते हैं। सो एवरी सर्वर सपोर्ट्स इट, ओके, कि आप डॉक्यूमेंट्स और कुछ रिमोटली भी अपलोड कर पाएँ उस पर, है ना, सो दैट आप अपनी वेबसाइट्स को मेंटेन कर पाएँ। तो अगर कॉन्फ़िगर्ड है इस काम के लिए सर्वर, then you can also put resources on the server from a remote location using some client application, that means some browser। ठीक है, so now further आपका जो सर्वर है it can be a single computer। so single computer होगा तो it can generally it is a powerful computer that is supposed to run 24/7 hours because it should be available टू द क्लाइंट ऑल द टाइम। तो ये HTTP चूँकि आपका जो सर्वर है ज़्यादातर क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल को फॉलो करते हैं, तो जो क्लाइंट सर्वर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन रिक्वायरमेंट्स को ये सेटिस्फाई करते हैं। सो मल्टीपल क्लाइंट्स विल बी देयर, एक सर्वर होगा, सर्वर जो है 24/7 आवर रन करेगा, एवरी क्लाइंट को रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट अपने टाइम पर आएंगे, एक्टिव होंगे, डीएक्टिवेट होते रहेंगे, बट सर्वर विल रिमेन ऑलवेज एक्टिव, दैट मीन्स इट शुड बी अवेलेबल एवरी टाइम टू द क्लाइंट्स, है ना। तो इट शुड रन 24/7 आवर्स, है ना। सो ये जो सर्वर है, नाउ सर्वर डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी क्लाइंट यू वांट टू सर्व, यू हैव टू पुट ए मशीन। ठीक है, सो ये मशीन एक सिंगल कंप्यूटर हो सकता है, इट मे बी ए एम्बेडेड सिस्टम, इट कैन बी ए क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स, इट कैन बी ए सुपर कंप्यूटर, समटाइम्स इट कैन बी ए राउटर ऑल्सो, जो इस पर्पज के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। ठीक है, ओके, नाउ सर्वर क्या स्टोर करता है, जैसे मैंने कहा रिलेटेड डॉक्यूमेंट स्टोर करेगा, तो इट स्टोर्स वेबसाइट फाइल्स। वेबसाइट फाइल्स मतलब जो आपका सोर्स कोड होगा, PHP कोड हो, HTML कोड हो, वट एवर, तो योर सोर्स कोड विल बी देयर, है, जिसमें HTML डॉक्यूमेंट्स, PHP डॉक्यूमेंट्स या और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होंगे। देन अदर रिसोर्सेज होंगे लाइक PDFs, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, CSS स्टाइल शीट्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, fonts, and sometimes some other information may be there. So whatever information you want to put on the server, different kind of documents will be there. So the server will organize all these documents in a proper format, okay, and these documents can be accessed using a URL. So कोई भी client इन document को access अगर करना चाहता है तो it will just provide the corresponding URL of the document and server will deliver that document to the client. ओके, सो नाउ जैसा कि मैंने बताया कि कई सारी जो हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स हैं लाइक गूगल, याहू और सिमिलर वेबसाइट्स, सो ये बहुत सारे कंटेंट्स को अपने पास स्टोर करते हैं एंड दे हैव ह्यूज सब्सक्राइबर बेस, उनके कई सारे क्लाइंट्स हैं, है ना। देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स दैट एक्सेस दोज सर्वर्स। सो जनरली ये दीज पीपल्स डजेंट क्रिएट सिंगल सर्वर, दे क्रिएट ए फ्लीट ऑफ द सर्वर। सो फ्लीट का मतलब होता है, आपने देखा हो कई बार जो वर्ड्स होते हैं, जो बगुला, जो आपका हंस और ये लोग जो पक्षी होते हैं, ये क्या करते हैं, एक ग्रुप में उड़ते हैं, तो हम उनके ग्रुप को फ्लीट बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर टर्म इस्तेमाल की गई है। सो सिमिलरली यू ऑल्सो हैव फ्लीट ऑफ कंप्यूटर्स, समटाइम्स वो एक क्लस्टर के फॉर्म में इंप्लीमेंट होता है या डाटा सेंटर के फॉर्म में होगा। सो यू विल हैव ए फ्लीट ऑफ कंप्यूटर्स जो कि एक सिंगल सर्वर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, एक टीम वर्क की तरह करते हैं, एंड देन दे स्टोर डॉक्यूमेंट्स टू द क्लाइंट्स एंड दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सर्व देयर क्लाइंट्स। ठीक है, सो ये जो रिसोर्सेस हैं, नाउ इसके साथ साथ जो सर्वर पर जो रिसोर्सेस होते हैं वो
एक तो पहले से स्टोर्ड रिसोर्स है, दूसरे समटाइम्स whenever depending on your server and site, server also creates documents dynamically on the request of the client. Okay, so आपके जो सर्वर्स हैं, you can categorize servers into two category, static and dynamic. सो स्टैटिक सर्वर में क्या होता है, केवल स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं और आप उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो. लाइक आपकी यूनिवर्सिटी का जो साइट है, इट हैव स्टैटिक सर्वर, और उसमें जो कंटेंट है प्री क्रिएटेड है और आप उन्हीं कंटेंट को एक्सेस करते हो, है ना. लेकिन देर आर सर्टेन साइट्स दैट ऑल्सो क्रिएट्स डॉक्यूमेंट ऑन डिमांड. ठीक है, सो आपके एक यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी, फॉर एग्जाम्पल IRCTC का सर्वर है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डायनेमिक सर्वर. सो आप ऑन डिमांड एक सोर्स और डेस्टिनेशन और डेट एंटर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एक लिस्ट ऑफ ट्रेन्स क्रिएट हो जाती है. सो दैट वेब पेज इज डायनेमिकली क्रिएटेड फॉर यू, है ना. सिमिलरली जब आप किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करते हैं कहीं पर एंड देन उसका प्रिंट आउट लेते हैं, तो वो प्रिंट आउट जो है ना वो आपके लिए डायनेमिकली क्रिएट हो रहा है. ऐसा तो नहीं होता कि एक फिक्स डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है जिसमें फिक्स इन्फॉर्मेशन है, नहीं, आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वही डिस्प्ले होती है. सो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सर्वर क्या कर रहा है कि आपके लिए एक डॉक्यूमेंट रन टाइम पर डायनेमिकली क्रिएट कर रहा है. So there may be two kind of servers, we will see later कि क्या डिटेल में थोड़ा सा, कि एक तो स्टैटिक डॉक्यूमेंट होल्ड करते हैं, दूसरा स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों तरीके के डॉक्यूमेंट होल्ड करते हैं. ठीक है, सो आज यहीं क्लोज करते हैं. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और आगे पढ़ेंगे, आगे चलेंगे, सर्वर के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे एंड देन हम फिर आएंगे HTTP पर. ओके, सो ये जो सर्वर का डिस्कशन है, वी विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट क्लास.